हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द HPM विथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में JBT, TGT, DM कमीशन और साथ ही साथ में टैट की ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की हिस्ट्री की वीडियो में हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी कैपिटल क्या क्या थी और साथ ही साथ में वर्तमान समय में ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। जब भी महाजनपदों की बात होती है तो 16 शब्द इसके साथ जोड़ा जाता है। 16 महाजनपद। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो महाजनपद टोटल कितने हैं? 16 हैं। 16 महाजनपद है, मतलब 16 अलग अलग महाजनपद थे, छोटे छोटे साम्राज्य थे। अब महाजनपद ही क्यों कहा गया इन्हें? इससे पहले जब आपका वैदिक काल खत्म हो जाता है, वैदिक काल के बाद हमें मिलना शुरू हो जाते हैं महाजनपद। वैदिक जो टाइम पीरियड था उसके बीच में महाशब्द नहीं जोड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ सिंपल जनपद शब्द हमें वैदिक काल में देखने को मिलता है। जनपद होता है लोगों का एरिया, लोगों का क्षेत्र। महाजनपद शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना, महा और जनपद। महा शब्द का अर्थ हो जाता है महान और जनपद शब्द का अर्थ हो जाता है लोगों का क्षेत्र। तो महान लोगों का जो क्षेत्र था उसे कह दिया गया वैदिक काल के बाद महाजनपद। अब ये महान लोग, नॉर्मल लोगों को महान नहीं कहा गया, महान कहा गया जो शासक थे। तो अलग अलग शासकों ने जहां अपने जनपद बनाए उन्हें कह दिया गया महाजनपद। और वैदिक काल के बाद टोटल कितने महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं? 16 महाजनपद। इनकी शुरुआत भी हमें वैदिक काल के बाद ही देखने को मिलती है। वैदिक काल में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ जनपद शब्द का यूज हमें वैदिक काल में देखने को मिलता है। अब ये इन 16 महाजनपदों का नाम क्या है, इनकी राजधानी क्या है और वर्तमान समय में ये कौन से स्थान पर स्थित हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में 16 के 16 महाजनपद जो हैं, इनमें से एक ऐसा महाजनपद था जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और वहीं पर आगे चलकर बहुत बड़े बड़े, आप बोल सकते हो, वंशों ने भी अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। सबसे पहले महाजनपदों के नाम जान लेते हैं। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं आपके? मगध है, अंग है, काशी, कौशल, मल, चेदी, कुरु, वत्स, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अस्मक, अवंती, कंबोज, कंधार और भज्जी। ये टोटल क्या थे? आपके 16 महाजनपद थे। इनकी राजधानियां भी आपने याद रखनी है क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। मगध की राजधानी थी गिरिवज्र या फिर राजगिरी। और वर्तमान समय में आपका जो मगध महाजनपद का एरिया है वो पटना व गया का जो एरिया है वो उस समय पर आपके मगध महाजनपद के अंदर आता था। उसके बाद अंग आता है, उसकी राजधानी चंपा थी और वर्तमान समय का जो भागलपुर और मुंगेर का एरिया है वो उस अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। फिर काशी आता है महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी है और वर्तमान वाराणसी का जो एरिया है वही इस अंग महाजनपद के अंतर्गत, काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। फिर कौशल है जिसकी कैपिटल श्रावस्ती है और अयोध्या का एरिया इसके अंतर्गत आता है वर्तमान समय में। मल है जिसकी राजधानी कुशीनगर है और गोरखपुर का एरिया वर्तमान समय में रहता है। फिर चेदी है जिसका शक्तिमठ जो कैपिटल है और बुंदेलखंड का एरिया इसके अंतर्गत रहता है। कुरु है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है और दिल्ली का एरिया इसके अंतर्गत रहता है। वत्स है जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, इलाहाबाद का एरिया। पांचाल है, कापिल्य जिसकी कैपिटल है और बुंदेलखंड का एरिया। शूरसेन है जिसकी कैपिटल मथुरा है और मथुरा का एरिया। मत्स्य है जिसका विराटनगर है और जयपुर का जो एरिया है वो इसके अंतर्गत रहता है। उसके बाद आपका अश्मक है, पोटली या पोतन इसकी कैपिटल है और महाराष्ट्र का एरिया इसके अंतर्गत रहता है। अवंती है जिसकी कैपिटल उज्जैन या महिष्मती है और मालवा का एरिया इसके अंतर्गत रहता है। कंबोज है जिसकी कैपिटल हाटक है और मथुरा का एरिया इसके अंतर्गत रहता है। गांधार है जिसकी कैपिटल तक्षशिला है और पेशावर और रावलपिंडी का एरिया इसके अंतर्गत रहता है। और आपका सबसे अंतिम जो रहता है महाजनपद वो भज्जी है जिसकी कैपिटल है वैशाली या मिथिला, और मिथिला जो बिहार वाला एरिया है वो इसके अंतर्गत एरिया रहता था। तो ये कुछ 16 महाजनपद हैं जिनके हमने नाम देखे, उनकी राजधानियां देखी और उनका वर्तमान
स्थान देखा। अब आता है कि ये जो 16 महाजनपद हैं, इनमें से वैसे तो सारे के सारे जनपद इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे पहला हमारा जनपद है मगध जनपद है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो था उस समय का जनपद था, और यहीं पर ही यहाँ के जो वंश हुए हैं, यहाँ के जो शासक हुए हैं, उन्होंने आगे चलकर अपने आसपास के महाजनपदों को भी जीत लिया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की आगे चलकर स्थापना की। इसी मगध में हम बहुत से इंपॉर्टेंट वंश भी जानेंगे, जैसे कि हर एक वंश देखेंगे, शिशुनाग वंश देखेंगे, नंद वंश देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका वंश रहता है जो हिस्ट्री में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, मौर्य वंश। वो भी अपना जो शासनकाल है वो इसी मगध महाजनपद में ही चलाते हैं और आसपास के और ज़्यादा महाजनपदों को भी वो लोग जीतते हैं। तो पहले आप एक बार मैप में देख लो कि कौन से महाजनपद की क्या लोकेशन है, ताकि आपको और ज़्यादा महाजनपदों के बारे में क्लियर हो जाए। ये रहे आपके 16 महाजनपद मैप के ऊपर: अंग, अश्मक, अवंती, चेदी, गांधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, भज्जी और वत्स। मैं आपको मैप और ज़्यादा जूम करके दिखा देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो कि कौन से जनपद की कहाँ पे वर्तमान समय में लोकेशन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम डिटेल में सिर्फ मगध महाजनपद को पढ़ेंगे। मगध महाजनपद में आपका वंश आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना करते हैं आपके बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं। राजगृह जो बिहार में है उसको वो अपने हर्यक वंश की कैपिटल बनाते हैं, और ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। जब महात्मा बुद्ध का टाइम पीरियड बौद्ध धर्म में चल रहा था, तो उस समय में मगध में हर्यक वंश के किस शासक का शासन था? आपके बिंबिसार का। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हर्यक वंश के जब महात्मा बुद्ध थे तो हर्यक वंश के किस राजा के वो महात्मा बुद्ध समकालीन थे? तो बिंबिसार के समकालीन थे। दूसरा हर्यक वंश का राजा आता है अजातशत्रु। इसके समय महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया था, और सेकंड अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में करवाई थी। बौद्ध संगतियाँ क्या होती हैं वो हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो बौद्ध धर्म की प्रीवियस वीडियोस आकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और आपको समझ में आ जाएंगी कि बौद्ध संगतियाँ क्या थी, जिसमें हमने अच्छे से डिटेल में किया है कि कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, पहली किसने करवाई, दूसरी किसने करवाई। तो आपने याद रखना है कि हर्यक वंश के जो अजातशत्रु शासक हुए हैं उन्होंने पहली बौद्ध संगति करवाई थी राजगृह में। राजगृह जो कि अजातशत्रु की कैपिटल थी। फिर उसके बाद हर्यक वंश के तीसरे राजा आते हैं उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र और कुसुमपुर नगर की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन कहलाएंगे? आपके हर्यक वंश के उदयन। साथ ही में उन्होंने क्या किया था? अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी उन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हर्यक वंश की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किस शासक ने चेंज की थी, या फिर उदयन ने अपने हर्यक वंश की नई राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था, क्योंकि उन्होंने पाटलिपुत्र की भी स्थापना की थी। उसके बाद मगध में हर्यक वंश के बाद एक और वंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है शिशुनाग वंश। मगध में जो हर्यक वंश के बाद दूसरा शासक आता है वो होते हैं आपके शिशुनाग। शिशुनाग हर्यक वंश के राजा का अंत कर या फिर हर्यक वंश का अंत कर खुद के ही नाम के वंश की स्थापना जो है वो मगध में करते हैं, शिशुनाग वंश। शिशुनाग ही इसके संस्थापक थे। इन्होंने अवंती जो आपका महाजनपद रहता है उसको जीता था, और साथ ही साथ में इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बना दिया था। हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी जो उदयन बनाते हैं, लेकिन जब शिशुनाग नए वंश की वहाँ पर स्थापना करते हैं तो वो अपने वंश की एक नई राजधानी बना देते हैं। शिशुनाग वंश की राजधानी रहती है वैशाली। फिर शिशुनाग वंश का अगला राजा आता है कालाशोक। कालाशोक क्या करता है? पुणे जो कैपिटल है उसे पाटलिपुत्र में ही शिफ्ट कर देता है, जो कि पहले हर्यक वंश के राजाओं ने बनाई होती है। ठीक है। सेकंड वो क्या करता है? वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति भी करवाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। वैशाली की बौद्ध संगति भी हमने बहुत डिटेल में की हुई है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो।
उसके बाद कालाशोक के बाद और भी राजा बहुत से आते हैं बीच में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वो ही करेंगे। जैसे कि शिशुनाग वंश में शिशुनाग राजा इम्पोर्टेंट है, कालाशोक इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद अंतिम राजा आते हैं आपके शिशुनाग वंश के नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के बाद जो अगला वंश आपके मगध में आता है वो आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद या महानंदिन को माना जाता है। दोनों नाम में कंट्राडिक्शन रहता है, तो आपने दोनों याद रखने हैं। नंद वंश के संस्थापक रहते हैं। कलिंग को इन्होंने पहली बार जीता था, आपने ये याद रखना है। कलिंग का युद्ध वैसे अशोक के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन सबसे पहले कलिंग को किसने जीता था? मगध में जो नंद वंश के शासक होते हैं महापद्मानंद या महानंदिन, उन्होंने सबसे पहले कलिंग को जीता था। और आपके जो नंद वंश के शासक थे वो जैन मत को मानने वाले थे। उसके बाद धनानंद, इस वंश के दो ही राजा इंपॉर्टेंट है, एक महापद्मानंद और एक धनानंद। महापद्मानंद प्रथम शासक थे, मतलब संस्थापक थे, और धनानंद जो थे वो अंतिम शासक थे। धनानंद के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़े वंश की स्थापना होती है, मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो धनानंद आपके नंदवंश के अंतिम शासक थे। सिकंदर का भारत में इसके समय पर आक्रमण हुआ था, जो कि धनानंद तो सिकंदर के साथ नहीं लड़े थे, लेकिन पोरस का जो हम मान के चलते हैं कि पोरस के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, फिर वो पोरस के साथ लड़ाई करके ही आपके सिकंदर वापिस हो गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध में या फिर नंद वंश के कौन शासक थे? तो आएंगे आपके धनानंद। हालांकि धनानंद आपके सिकंदर के साथ लड़ा नहीं था। उसके बाद धनानंद भी क्या थे? जैन धर्म के समर्थक थे। और धनानंद की हत्या किसने कर दी थी? धनानंद को किसने मार दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यही वो टाइम पीरियड होता है जब चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक धनानंद को मारकर वहां पर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से मगध में अब एक बहुत शक्तिशाली वंश की स्थापना होगी, जिसे हम सब लोग जानते हैं मौर्य वंश के नाम से। इससे पहले 2-3 छोटे छोटे वंश मगध में हो चुके हैं, हर एक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। कई बार आपको एग्जाम में ये तीनों वंश सीक्वेंस में पूछ लिए जाते हैं कि सीक्वेंस बताइए, मगध में वंशों की जो स्थापना होती है उसका सीक्वेंस क्या था। तो सबसे पहले हर एक आएगा, फिर शिशुनाग आएगा, फिर नंद वंश आएगा और उसके बाद मौर्य वंश आएगा। फिर आगे आता है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर वहां पर नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन कहलाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इस पूरे के पूरे वंश ने शासन किया। इसके संस्थापक आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपके बिंदुसार आएंगे, बिंदुसार के बाद अशोक आएंगे, उसके बाद कुणाल, दशरथ, और मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, जो कि 185 ईसा पूर्व तक शासन मगध में करता है मौर्य वंश के नाम से। तो इस तरह से मगध में हमने वंश देखे, हमारा हर एक वंश देखा, शिशुनाग देखा, नंद वंश देखा और मौर्य वंश देखा। मौर्य वंश के बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।